अभी तक हमने देखा था कि कैंग जब बेहोश होने लगती है ना, तब उन्हों आके उसे पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है। वह जिसके बाद अब हमें 5 साल पहले का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैंग हिजू से पूछ रही थी कि मिस्टर ली कहाँ पर है, क्या उन्हें फायर कर दिया। जिस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम इन सब से दूर रहो, अगर तुम चुप रहती तो हमारी कंपनी को ही विक्टिम समझा जाता, तुमने चीजों को खराब कर दिया। जिस पर कैंग कहती है कि किसी ने खुद को मारने की कोशिश की, कुछ लोगों ने हमारी वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी, हम अपने आप को बचाने के लिए इसको छुपा नहीं सकते। जिस पर हिजू कहती है कि एक पेपर कंपनी ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ फ्रॉड किया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे, कितने में वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उन्हें बताती है कि मिस्टर ली ने बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लिया। तो वहीं हम मिस्टर ली की फैमिली को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से रो रहे थे और कैंग उन्हें ये देख रही थी। तभी हेजिन भी उसके पास आती है और उसे कहती है कि जो तुम चाहती थी वो हो गया, इस सब की जिम्मेदार तुम हो। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ वो दोनों कार में बैठे थे। कैंग उससे पूछती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, जिसपे वो यूनू कहता है कि हॉस्पिटल। तो कैंग उसे कहती है कि गाड़ी मोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब रास्ते में वो उससे आज के बारे में पूछता है, जिसपे वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी और एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी मुझे सिर्फ खाना खाना है। और वो यूनू को आज के लिए थैंक्स भी करती है। फिर वो लोग इस स्टॉल पर जाके ऑर्डर करते हैं। तो स्टॉल वाली लेडी कैंग से स्पाइस का लेवल पूछती है, जिसपे वो कहती है कि लेवल 5। लेकिन यूनू बोर्ड पे जैसे ही लेवल 5 को देखते हैं तो वो देखकर डर जाता है। फिर जब स्टॉल वाली लेडी उन्हें सर्व करती है तो कैंग को इतना स्पाइसी खाना इतने आराम से खाता देखकर वो तो हैरान ही रह जाता है। कैंग उससे पूछती है कि तुम क्यों नहीं खा रहे, जिस पर वो कहता है कि मैं इतना स्पाइसी खाना नहीं खा सकता जो इंसान की जान ही निकाल दे। उसकी बात सुन के कैंग कहती है कि कोलिन का स्पाइस लेवल इतना तो होता ही है। कैंग उसको एक दफा ट्राई करने का इंसिस्ट करती है, तो वो खाकर कैंग के सामने तो ऐसे भी प्रिटेंड करता है जैसे उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगा और उसे तो ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लग रहा, लेकिन असल में तो उसके पसीने छूट रहे थे, जो चीज कैंग में नोटिस कर लेती है। तो कैंग से पूछता है कि तुम इतना स्पाइसी कैसे खा लेती हो। तो कैंग कहती है कि अब इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो यूनो को पानी देती है, तो वो पूरा पानी एक साथ ही पी लेता है। और जब वो दूसरी बार पानी लेता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिससे उस बेचारे का पूरा मुंह ही जल जाता है। और वो शॉप वाली लेडी को पास पड़ा मिल्क का जो डब्बा होता है वो पूरा का पूरा डब्बा ही पी जाता है। अब ये सब देख के तो कैंग भी बहुत हंसती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं, जो कि एक जगह पर बैठा होता है। तभी उसे मिस्टर सीओ की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि तुम वहाँ गए तो नहीं थे ना, वैसे भी सब ठीक हो गया है। जिसपे वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है, वैसे भी मैं ट्रैफिक जैम को अवॉइड कर रहा हूँ। फिर हम कुछ देर पहले का एक सीन देखते हैं, जब कांग बेहोश होकर गिर रही थी तब ली भी वहीं पर था और उसे कांग और यूनो को हक करता हुआ देख लिया था। प्रेजेंट में उस सीन को याद करके ली बहुत ज्यादा सैड हो रहा था। क्यों, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम कैंग को देखते हैं, जो कि अपने बैग में से एक कैंडी निकालती है और याद करती है कि जब वो दोनों स्टॉल पर से निकल रहे थे, अब यूनो को इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही थी कि उसे उस शॉप पर से सारी कैंडीज उठाकर जल्दी जल्दी अपने मुंह में डालने लग रहा था। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो कांग हैरानी से उसे ही देख रही थी कि आखिर ये कर क्या रहा है। यूनो तो एम्बेरस होकर एक कैंडी उसे भी ऑफर कर देता है। अब प्रेजेंट में कांग यही सब याद करके उसी कैंडी को खा लेती है। अब नेक्स्ट डे मीटिंग में कांग सभी को बताती है कि सेलिन ग्रुप ने हमारे साथ प्रोजेक्ट खत्म कर दिया और ये मेरी गलती की वजह से हुआ। उनका यही इंटेंशन था कि वो हमसे प्रोजेक्ट चुरा लें। खैर अब हमें अपने न्यू प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। एक एम्प्लॉय कैंग को बताती है कि गैरियल होटल के चीफ के प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ कैंडिडेट से कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्पेशल कंडीशंस हैं। क्या आप हमारे साथ मीटिंग को ज्वाइन करेंगी? जिस पर वो कहती है कि ठीक है मैं आऊंगी। और उनमें से एक एम्प्लॉय को उन सभी कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है, दूसरी को उन सभी कैंडिडेट्स की नाम की एक लिस्ट बनाने का और तीसरे को वो इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस रेडी करने का कहती है। और ये भी कि ये काम अभी के अभी खत्म हो जाना चाहिए। अब उसके जाते ही एम्प्लॉयज बेचारे सोच में पड़ जाते हैं कि अभी के अभी कैसे होगा ये सब काम। फिर हम ली को देखते हैं, जो कि किंडरगार्टन आया होता है। सुयान भी वहीं पे बैठी हुई थी, याद है ना, कौन, वही बुक रीडिंग वाली। वो ली को देख के उसे फादर फादर कह के बुलाने लगती है। ली तो बेचारा सदमे में ही चला जाता है कि क्या ये मुझे फादर कह रही है। फिर वो पूछता है कि क्या मैं, तुम मुझे बुला रही हो क्या? तो सुयन उसे बताती है कि बच्चे थोड़ी देर में निकलने ही वाले होंगे, तो आप यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हैं। अब वो ली को एक फादर समझ रही थी और ये सब सुन के ली जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें किसी का डैड लगता हूँ क्या? मतलब मेरे में क्या देख के तुमने मुझे फादर बुलाया? देखो मेरे फेस पे तो रिंकल्स भी नहीं है। जिस पर सुयोन कहती है कि लड़कों के बच्चे नहीं हो सकते क्या? जिस पर ली कहता है कि हाँ ये भी ठीक है, बट स्टिल दिस इज रॉन्ग, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई यार। फिर वो अपनी स्किन देखने लगता है कि क्या वाकई में मैं इतना बड़ा लगता हूँ। तो सुयोन उसे पूछती है कि फिर किंडरगार्टन क्यों आए हो? जिस पर वो बताता है कि मेरा एक फैमिली मेंबर है यहाँ। तभी सारे बच्चे और टीचर
टीचर्स किंडरगार्टन से बाहर निकलते हैं तो सुयोन को पता चलता है कि ली किसी बच्चे के लिए नहीं बल्कि टीचर के लिए आया है, जो कि ली की सिस्टर थी। वेल, अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ली के भाई की काफी टाइम पहले ही डेथ हो गई थी और शियोंग उसकी सिस्टर इन लॉ है। आज क्योंकि उसका बर्थडे था इसलिए ली उसके लिए केक लेकर आया, पर उसकी सिस्टर इन लॉ को ली का यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा। तो वही हम सियोंग को देखते हैं जो कि विंडो में से उन्हीं दोनों को देख रही होती है और फिर बच्चों से पूछती है कि क्या आप लोग इस अंकल को जानते हो। तो बच्चों से बताते हैं कि ये तो प्रिंसिपल का भाई है, ये कई बार हमारे साथ यहाँ पे खेलने के लिए आया है। पर सोयोन की सुई तो अभी तक वहीं अटकी हुई थी कि मैंने तो पहले से यहाँ कभी देखा ही नहीं। वेल, जिसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम रात में को कंपनी का सीन देखते हैं। इस टाइम में सभी लोग कंपनी में बैठ के काम कर रहे थे क्योंकि कांग ने उन सभी को इतने बड़े बड़े काम जो दिए थे, पर उनमें से एक एम्प्लॉय बाहर चल के खाना खाने का कहता है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पे यूनो आता है जो कि उन सभी के लिए पिज्जा लाया था और थोड़ी देर बाद वहाँ पे कैंग और सुयोन भी आती है। तो उन दोनों को देख के वो सभी लोग चुप हो जाते हैं। वेल, जिसके बाद कैंग तो अपने ऑफिस में चली जाती है। सुयोन एक पिज्जा का बाइट लेके उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम मानो या ना मानो लेकिन यूनो बहुत अच्छा है और मुझे उसके ऊपर प्राउड है। अब देखो ना, मैंने उसे तुम्हारी केयर करने के लिए कहा था लेकिन वो ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज की कितनी केयर कर रहा है। तो कैंग भी यूनो की तरफ देखती है और सोचती है कि केयर नहीं बस इस लाइन को क्रॉस करना पसंद है। वेल, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम कैंग और यूनो को दोनों को गाड़ी में देखते हैं। कैंग नई कैंडिडेट से मिलने के लिए जा रही थी और उसके पोर्टफोलियो में उसका नाम जियांग वॉन होता है। बाद में कैंग उससे मीटिंग करने के लिए जाती है और उसे बताती है कि एक होटल को आपकी जरूरत है, हमने उन्हें आपका नाम रेकमेंड किया। जिसपे जियांग वॉन कहता है कि ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मुझे वहाँ पे अपने साथ अपनी हेल्पर भी चाहिए जिसका नाम हेन है। तो कैंग कहती है कि ठीक है मैं होटल वालों से इस बारे में बात कर लूंगी। बाद में वो उसी हेल्पर हेन को देखती है और सोचती है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, पर वो ऑलरेडी ह्यून को उसकी हेल्प करता हुआ देख लेती है। यूनो हेन के साथ ही था और उसकी बहुत हेल्प करवा रहा था। तो बाद में हेन उसे थैंक्स कहती है और कुछ वेजिटेबल्स को देख के बताती है कि हम इसे यहाँ पे उगाते हैं और इन्हीं की हेल्प से हम अपने किचन में खाना बनाते हैं। वह जिसके बाद हम कैंग को देखते हैं जो कि गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। यूनो भी उसके साथ ही था। वो जैसे ही कार की विंडो पे हाथ रखती है तो उसी टाइम यूनो ने भी कार की विंडो पे हाथ रखा था और उससे कहता है कि ये गाड़ी हमारी नहीं है। बाद में फिर वो उसे अपनी गाड़ी में ले आता है। कांग पे अपने हाथ को देखती है और फिर बाद में यूनो को। वेल, जिसके बाद कांग सुई की बुक शॉप पे आती है जहाँ पे ब्यूल ऑलरेडी थी। वो एक्चुअली एक बुक ले रही थी लेकिन वहाँ तक उसका हाथ नहीं जा रहा था तो कैंग आके उससे बुक को लेती है। तो ब्यूल को तो यही लग रहा था कि उसने उसी के लिए उतारी है, जिसपे कैंग कहती है कि मैं एक्चुअली इसे पढ़ना चाहती हूँ। तो ब्यूल उससे कहती है कि क्या आप ये मुझे दे सकती हैं, जिसपे कैंग कहती है कि मैं आपको क्यों दूं, क्योंकि तुम तो छोटी हो, मुझे नहीं लगता कि तुम ये पढ़ पाओगी। जिसपे ब्यूल कहती है कि मैं सब पढ़ सकती हूँ। साथ ही बात करते हुए वो कांग को आंटी कहती है और ये भी कि आप एडल्ट्स की बुक क्यों पढ़ रही हैं। तो कांग तब कर कहती है कि हम भी ये बुक्स पढ़ सकते हैं और हाँ मैं कोई आंटी नहीं हूँ। तो वो कहती है कि नहीं बस आप मुझे ना थोड़ी सी बड़ी लगी। अब आप मेरे डैड को ही देख लें, वो तो मेरे डैड है ना, लेकिन वो अभी भी इतने छोटे लगते हैं, वो भी मेरी तरह बहुत फेमस हैं। जिसपे कैंग कहती है कि अच्छा इतने फेमस है, अगर वो इतने फेमस होते तो वो इतनी जल्दी शादी ना करते। बाद में वहाँ पे सियोन भी आ जाती है तो ब्यूल उसके पास जाती है। तभी कांग के पास भी एक कॉल आती तो वो वहाँ से जाने लगती है, पर जाते जाते वो ब्यूल को वो बुक दे देती है और कहती है कि तुम इसे ले सकती हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसे रीड कर पाओगी। तो सियोन ब्यूल से पूछती है कि ये है कौन, क्या तुम इसे जानती हो। वेल, जिसके बाद सीन कट होता है और अब हम यूनो को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा था, लेकिन काम के दौरान वो नोटिस करते हैं कि ली ना बाहर पर उसे घूर के देख रहा था, इसलिए वो काम को साइड पे रख के ली के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या कोई बात है। जिसपे ली पहले तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, इसलिए वो तंजी अंदाज में कहता है कि एक्चुअली उस दिन ना तुमने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था और तुम्हारी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी, इसलिए बस मैं वही जानना चाहता था। जिसपे यूनो कहता है कि अच्छा ये बात, चलो फिर ठीक है। वेल, जिसके बाद वो अपना प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद कैंग के पास आता है और जब कैंग के ऑफिस का हाल देखता है तो कहता है कि ऐसी जगह पर काम करने पे स्ट्रेस तो होगा ना। वेल, जिसके बाद वो घर आता है और दोनों बच्चों को पढ़ाई करते हुए देखता है। सियोलू से बताती है कि आज ब्यूल थोड़ा सा बुक स्टोर में नाराज हो गई थी। एक्चुअली एक लेडी से उसका पंगा हो गया था जिस वजह से ब्यूल की ईगो हर्ट हुई है, इसीलिए जब अब वो नेक्स्ट टाइम उस लेडी से मिलेगी ना तब वो उसे अपनी रीडिंग की स्किल्स दिखाएगी। वेल, जिसके बाद कैंग जब अपने ऑफिस में आती तो आसपास के सामान को देख के एज्यूम करती है कि यूनो ने यहाँ पे कैसे काम किया होगा। अब पास ही पर एक लेवेंडर को भी सूंघती है। वेल, जिसके बाद हम उसे मीटिंग रूम में देखते हैं जहाँ पे उसके एम्प्लॉयज भी थे। कैंग की टीम उससे बताती है कि हमने वहाँ के शेफ से बात की थी तो उन्होंने हमें बताया कि जो जोंग ह्यून है ना वो हेन को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का ये अफेयर चल रहा है। अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। वेल, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में कैंग जियांग से बात करती है और यूनो हेन से, तो वो दोनों यही कहते हैं कि हमारा कोई अफेयर नहीं चल रहा। वेल, जिसके बाद कैंग ना जियांग की कलाई को 2 बार नोटिस करती है तो उसे पता चलता
लगता है कि कुछ टाइम पहले ना इसकी सीधी कलाई की सर्जरी हुई थी वह, जिसके बाद कैंग जब उससे पूछती है तो वो कन्फेस भी कर लेता है कि हाँ ऐसा हुआ था और कहता है कि इस बारे में प्लीज होटल वालों को मत बताना। जिसपे कैंग उससे कहती है कि क्या तुमने हेन से बात की, क्या वो मान गई तुम्हारे साथ काम करने के लिए। तो वो कहता है कि हाँ वो मान जाएगी क्योंकि इसके करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो वेल जिसके बाद हम कैंग को देखते हैं जो कि हेन के पूरा बायोडेटा को देख रही थी, तभी ये पेपर से उसकी फिंगर पे कट लग जाता है तो उसकी नजर यूनो पे जाती है और उसे कॉफी देने के लिए आती है, ये कहते हुए कि गलती से मुझसे 2 बार बटन प्रेस हो गया था। तो यूनो कैंग को रोकते हुए कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगे। तो बाद में उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि साथ में कॉफी पी रहे थे। यूनो उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, जिसपे कैंग कहती है कि ऑब्वियसली मैं अपने क्लाइंट को बता दूंगी कि जॉन्ग के साथ क्या हुआ था। फिर वो यूनो से पूछती है कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम्हारे साथ पिछली कंपनी में क्या हुआ था, जिसपे यूनो से बताता है कि उसके साथ क्या क्या और कैसे धोखा हुआ था। जिसपे कैंग कहती है कि मैं इस सब चीजों में एक्सपर्ट हूँ। तो यूनो को देखती है जो कि अपना सर हिला रहा था, तो उससे कहती है कि तुम अपना सर क्यों हिला रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी। अब जब यूनो कुछ उठाने के लिए जाता है तो कैंग कहती है कि तुम मुझे क्या समझते हो, क्या तुम मुझे अपनी स्टोरी के विलन समझते हो। तो कहते हैं कि इसीलिए तो मैं तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहती है कि अच्छा तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता चला। वेल जिसके बाद देखते हैं कि यूनो उसकी फिंगर पे बैंडेज कर रहा था और उसे कहते हैं कि मैं एक बात को लेकर तो श्योर हूँ कि तुम अपनी कैंडिडेट्स की बहुत केयर करती हो, सिवाय अपने तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं कि यूनो उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक आया था, लेकिन जब वो देखता है तो कैंग तो मजे से सो रही थी, तो वो उसे नींद से उठाने के बजाय वैसे ही सड़क पे गाड़ी चलाता रहता है। कुछ देर बाद कैंग भी उठ जाती है, फिर वो अपने घर जा रही थी, पर जाने से पहले वो यूनो से कहती है कि जब मैं सोई हुई थी तब तुमने ऐसे ही खाली सड़क के कितने चक्कर लगाए, वेल तुम अच्छे हो। जिसके बाद हम कैंग को देखते हैं जो कि उन्हें होटल वालों से मिल रही थी और उन्हें बताती है कि जोंगो की कलाई के साथ क्या हुआ था। जिसके बाद वो जोंगो से मिलती है और उसे बताती है कि वो लोग तुम्हें लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तुम वहाँ पर अकेले जाओगे, हेन तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर तुम दोनों ही जाओगे तो रूमर्स फैलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम जोंगो को देखते हैं जो कि हेन से बात कर रहा था, ये बताते हुए कि मैं होटल में अकेले ही जा रहा हूँ, तुम नहीं जा सकती। तो हेन उससे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि तुमने कहा था कि हम दोनों एक साथ ही काम करेंगे, मैंने तो तुम्हारा सीक्रेट भी किसी को भी नहीं बताया। जिसपे जोंगो कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो हेन बेचारी याद करने लगती है कि जब मैं यहाँ पर अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था, तब मैं किस तरह से काम करती थी। एक बार तो मेरा हाथ भी जल गया था। ये देख के सभी एम्प्लॉयज मुझ पे हंस रहे थे। तो हेन भाग कर यूनो के पास जाती है जो कि जा रहा था और गाड़ी में उसके साथ कैंग भी बैठी थी। तो हेन उससे कहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो जोंगो का सीक्रेट भी अपने पास रखा, किसी को भी नहीं बताया, तो फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड होता है।